सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज पर्यावरण अध्ययन का दूसरा चैप्टर है आपको। तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन में तो आज इसका तो आया था क्या? तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग चलेंगे। आज का दूसरा चैप्टर है आपको पेडागोजी का, जो शिक्षण शास्त्र का जो क्वेश्चन आता है। तो पर्यावरण में दूसरा चैप्टर आपको अधिगम यानी अधिगम का सिद्धांत जो होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अधिगम के सिद्धांत के बारे में आज जो सीटेड सितंबर में जो एग्जाम होने जा रही है उसमें बीएस का पेडागोजी का सेकंड चैप्टर है, जो अधिगम का सिद्धांत। जो अधिगम से संबंधित हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। जो अधिगम में क्या मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ की बात को हम लोग ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम है अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिगम क्या है। देखिए, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। सभी को जानते हैं अधिगम का अर्थ करके सीखना। अधिगम एक ऐसा चीज है, जैसे मान के चलिए किसी बच्चों के साथ आप सिखाते हैं या हर हमेशा उनके साथ में बातचीत करते हैं, तो उन बच्चों को ये भाषा होना चाहिए कि अधिगम एक क्या है। देखिए, तो सबसे पहले अधिगम एक हमें जो है अनुभव प्रदान करती है। ये हमें अनुभव के द्वारा ये एक सक्रिय बनाती है, ये सक्रिय ही बनाता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा गुण सीखेगा। तो अनुभव के द्वारा जो हमें अपने आप में जो रूपांतरण आती है, जो बच्चों को सीखी जाती है, वो एक अधिगम होता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार के रूपांतरण लाना अधिगम के रूप कहलाता है। ये जैसे गेटस महोदय भी चर्चा किया था। देखिए, क्रो एंड क्रो कहा था सीखना आदतों का ज्ञान है, ये बात चर्चा किया था। तो देखिए, कोई भी काम जैसे मान के चलिए कोई भी बच्चों को नियंत्रण है, तो अधिगम क्या कहता है कि अधिगम एक सबसे पहले ये बात कहता है कोई भी काम करिए नियंत्रण करते रहिए। आप नियंत्रण आप काम करें तो उस चीज को सीख पाएंगे, उसका एक आधार बन जाता है। यही बात होता है कि अधिगम जैसे जैसे बच्चे सीखता है, जैसे उनका अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए। बच्चे जब प्राथमिक कक्षा में जब पढ़ाई जाती है तो उसे हर तरह की बातों को सिखाई जाती है कि उनका किताबी ज्ञान के साथ साथ में उनकी बाहरी जीवन को भी जोड़ना चाहिए, कुछ बाहरी वातावरण को भी ध्यान देना चाहिए। हर तरह की बातों को बच्चों को सिखाई जाती है। वही बात अधिगम की बात कहा जाता है। देखिए, अब चलिए कुछ पॉइंट है अधिगम के बारे में जो हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषता क्या होती है? देखिए, तो अधिगम की मुख्य बातें क्या है जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सभी को जानते हैं सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम एक है। देखिए, अधिगम और विकास नियंत्रण चलता रहता है, लेकिन कभी क्या होता है तो विकास और नियंत्रण, लेकिन अधिगम पीछे हो जाती है। दोनों की एक गुणवत्ता होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चों में सीखता है उसका गुणवत्ता होता है। सीखना सार्वभौमिक परिचायक होता है, क्योंकि दिनचर्या के बारे में सिखाई जाती है, यानी उसको यूनिवर्सल होता है। जैसे बच्चों को चाहता है कि हम हर तरह की बातों को सीखें, उच्च कौन है निम्न कौन है, हर तरह की बातों को ये सीखें, जो अधिगम की ओर ले जाती है। देखिए, सीखना विकास का एक प्रतीक माना जाता है। जैसे कोई बच्चा, जैसे मान के चलिए कोई भी बच्चा जैसे गणित की क्रियाकलाप सीखता है, तो गणित में ये कहता है कि हमारा एक जो व्यक्तिगत, जैसे अगर कोई व्यक्ति सीखता 2+5=7 है, ये 7 कैसा हुआ, तो उनका एक प्रतीक, यानी जैसे किसी बच्चों को सीखने बाद उसको एक अभिलाषा बन जाता है कि हमारा अधिगम एक मुख्य आधार कैसा बनाया जाएगा। ये एक बात यहाँ से होती है। सीखना नियंत्रण प्रक्रिया है, नियंत्रण ये चला जाता है जो ये अधिगम की ओर ले जाता है। सीखना एक अनुकूल होता है, जैसे अनुकूल प्रक्रिया होता है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चे अपने आप में सीखता है, तो उनका अनुकूल कैसा होगा, ये अपने प्रतिद्वंद उत्तरदायित्व देता है। जैसे उसका व्यवहार, यानी उस बच्चों का जैसे व्यवहार होगा, तो उस व्यवहार के अनुसार उनका कल्चर क्या होगा, उनकी स्वाभाविकता क्या होगा, उन सभी स्वाभाविकताओं को सीखना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो बालक में कहता है कि उनका दिनचर्या अपने आप को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बात होती है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य होता है, नियंत्रण होना चाहिए सरल भाषा में। बच्चों को हर हमेशा सरल प्रक्रिया में, सरल से जैसे विशिष्ट की ओर ले जाते हैं हम लोग, तो विशिष्ट की ओर ये प्रक्रिया होता है। जैसे जैसे बच्चों को हम लोग सिखाएंगे उसका एक आधार बनते जाएगा आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट कहता है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। देखिए, जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति, जैसे एक टीचर और एक विद्यार्थी के बीच में, जब शिक्षक और एक छात्र के बीच में, होता है, तो ये दोनों तरह की बातें होती है। तो व्यक्तिगत रूप से सीखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जब सीखता है, तो ये भी एक कहता है अधिगम कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सीखते हैं। जैसे सामाजिक रूप से बच्चा सीखता है, अपना वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का परिवेश क्या, उन सभी समुदाय को सिखा जाता है आपको। सीखना एक प्रकार की खोज करना होता है। सही बात है। आज के दिन जैसे आज का है, तो आज क्या सीखे, उनका हम लोग इसको प्राप्त करने में समय लगा देते हैं। आज क्या हमें प्राप्त हुआ, तो उन सभी चीजों खोज करना भी एक अधिगम का स्वरूप कहलाता है।
अधिगम का देखिए, अब चलेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है अधिगम का नियम। तो देखिए अधिगम का नियम जैसे अभ्यास का नियम आपको, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास माने होता है नियंत्रण, तत्परता माने जैसे नियंत्रण की बात है, प्रभाव माने यानी जिस काम पे उसके प्रभाव पड़ना चाहिए। ये सारी बात आपको कौन बताया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। तो थॉर्नडाइक एक ऐसा वैज्ञानिक था, आपको मनोवैज्ञानिक पूछेगा तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए अगला पॉइंट पूछता है जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत की बात करेंगे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत। देखिए सिद्धांत थॉर्नडाइक ने यह बात कहा था कि अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। जैसे कोई व्यक्ति अभ्यास करते, मान के चलिए हम अभ्यास करेंगे तो जरूर है कि गलती होगा, अभ्यास है तो त्रुटि होगा ही, है ना, या त्रुटि या भूल का सिद्धांत। जैसे कोई भी चीज याद किया जाता है जरूर है कि वहां पे गलती होती है। ये बात आपको थॉर्नडाइक बताया था। ये बात प्रकृति के नेचर है ऐसा कि अभ्यास करेंगे तो वहां पे त्रुटि होगा। वही कहते अभ्यास और भूल का सिद्धांत है ना। शिक्षण के प्रमुख है प्रकार। देखिए जैसे क्रियाशीलता, क्रियाशील का सिद्धांत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति काम करते हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजनता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आप बताइए ये जितने भी चीज है ये जैसे अधिगम, जैसे क्रियाशीलता की बात किया जाए तो जैसे कोई बालक जैसे अपने आप में क्रिया करता है, कोई काम करता है, उस काम के प्रति क्या होना चाहिए? लगाव, तब जाके बच्चा सीखता है, उसके सक्रिय होना चाहिए। जैसे बच्चे रुचि, जैसे कोई भी मान के चले अधिगम कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो उसके प्रति उसके लगाव होना चाहिए, तब जाके वो रुचि होगा। नियोजन का मतलब क्या है? यानी कोई व्यक्ति का समूह है, 4-5 व्यक्ति है, उनमें एक समूह बना के बच्चे एक संगठन बनाता है, उनमें जब सीखने लगता है नियोजन बन जाता है। देखिए निश्चित उद्देश्य यानी किसी कार्य के प्रति एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता ये कहता है सभी बच्चे एक जैसा नहीं, सब में सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती है आपको। देखिए अगला पॉइंट है आपका अधिगम का प्रकार। देखिए अधिगम की प्रकार, अधिगम में कहा गया संज्ञान और संज्ञानात्मक तो अधिगम। तो देखिए संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना, है ना, ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण करना, ये बात होता है। संज्ञान हो गया जिसको हम बौद्धिक क्षमता कहते हैं, जो हमारा एक बौद्धिक क्षमता होता है और बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस चीज को सीखते हैं। तो जो भी चीज है उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे पूरी चीज को, जो जिससे आपको बच्चे के विकास में बौद्धिकता विकास होती है। अगला कहता है कि भावात्मक। देखिए भावना माने क्या? संवेग। जैसे किसी बच्चे का संवेग की बात होता है, संवेग उसका क्या है? मनोवृत्त्यात्मक है, उनकी भावनाओं को समझना भी एक अधिगम का आधार माना जाता है। ये सारे पॉइंट को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए कौशलात्मक या क्रियात्मक का, जैसे कौशल का होता है सीखना, जैसे बच्चों को सिखाने की जो सीखना एक उद्देश्य होता है, और क्रियात्मक होना चाहिए, जैसे कोई काम के प्रति अपना कार्य करेगा, आपको उसको सीखने के प्रति लगाव बनाएगा। चलिए आगे की पॉइंट है, देखिए एनसीएफ, बहुत ही सीटेट एबीएस पेडागोजी में आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से मैथ में जाइए, आपको ईवीएस में जाइए, हिंदी में जाइए, हर विषय में आपको वहां से एनसीएफ से क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो चीज पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए इसमें कहा जाता है कितने थीम होते हैं? 6 थीम। देखिए थीम का अर्थ होता है उनकी विषय, यानी उनका विषय क्या है, उन विषयों पे चर्चा करना, विषय पे चर्चा करना। तो उनका जो थीम होता है उन विषयों पे चर्चा करने का आधार क्या है? बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते हैं तो उनका एक संतुलन कैसे किया जाएगा, तो ये बात व्यक्तियों से बताई जाती है। अब कहता है देखिए जो थीम कितने होते हैं? 6, सब जानते हैं 6 गो थीम होता है। देखिए पहला पूछे परिवार और मित्र होता है, दूसरा पूछेंगे तो यात्रा, तीसरा में पूछेगा जल, भोजन, आवास, हम चीज कैसे बनाते हैं। ये सभी जो है आपका एक थीम होता है। थीम पे संबंधित बहुत ऐसे सारे चीजों को सिखाया जाए जिससे बच्चों को सीखने के एक आधार बनाई जाती है। आज जैसे देखिए सीडीपी में जैसे क्वेश्चन एनसीएफ से पूछता है, उसी प्रकार से आपको ईवीएस पेडागोजी में पूछता है। जो ईवीएस जो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का जो 15 क्वेश्चन पूछता है उसमें भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो थीम आपको कितने हो गए? 6। अब देखिए इसी का जो है एक पार्ट वहां पढ़िएगा तो वहीं पर कहता है परिवार और मित्र का एक तो है ना उप थीम होता है आपका, उप थीम, यानी ये बच्चों को कंटेंट में याद करना पड़ता है। जैसे वहां पे जानवर है, पेड़ पौधा है, इसके बाद में संबंध हो गया, कार्य एवं खेल हो गया, कार्य एवं खेल हो गया, ये सारा बात हो जाती है वहां पे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब अगला कहते हैं पर्यावरण शिक्षण के अधिगम के प्रति। जैसे कोई बच्चों को पर्यावरण की बात है
देखिए यहाँ पे पॉइंट को समझना है। कहता है कि पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में क्या क्या, तो पर्यावरण शिक्षण बच्चों की समझ क्या होना, जैसे पर्यावरण शिक्षण ये कहता है कि जैसे कोई प्राथमिक कक्षा में, जब आप प्राथमिक कक्षा में जब बच्चों को सिखाते हैं तो उनका समुदाय क्या होना चाहिए, वो बच्चे सीखने के प्रति लगाव कैसे बनाता। अब कहता है प्राथमिक स्तर के बालक में पढ़ने के प्रति निरंतर अभ्यास होना चाहिए। जैसे कोई बालक पढ़ता है तो उसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए, कोई भी बालक को निरंतर अभ्यास होना चाहिए। जब तक वो निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे क्या वो बालक सीख पाएगा। इसीलिए कहा प्राथमिक स्तर के बालक में पढ़ने के प्रति निरंतर अभ्यास होना चाहिए। अगर निरंतर अभ्यास होगा तो उनकी दिनचर्या कैसा होगा, वो सीखने के प्रति लगाव कैसे बनाएंगे, उन सारे समुदायिक बच्चों को सिखाई जाती है आपको। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि बच्चों को प्राथमिक भाषा एवं गुणवत्ता पूर्वक है बेहतर करने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। तो हम प्राथमिक कक्षा के जब बच्चों के साथ में भाषा उनकी गुणवत्ता क्या है, क्या बच्चे उसके प्रति कितने सक्रिय होते हैं, उनके जो व्यवहारिकता जो सिखाई जाती है वो बच्चे की जो व्यवहारिकता और जो क्षमता होता है उनके द्वारा बच्चों में अपनी ये गुणात्मक बताई जाती है, जो है ना गुणात्मक रूप से जो होता है, जो गुणात्मक रूप से याद रखना है, गुणात्मक रूप से उनका एक संसाधन बना दिया जाता है। और जब संसाधन बनाएगा तो वो बच्चे सीखता भी है, उनका कौन कौन आधार है पूर्वक, ये बेहतर इसलिए सीखा जाता है क्योंकि उनके उद्देश्य होना चाहिए, ये बात होता है। देखिए अगला पॉइंट समझिए। देखिए अगला पॉइंट कहता है बच्चों को सार्थक एवं आंतरिक रूप से देखना चाहिए। सार्थक माने क्या, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चों को आप सिखाते हैं तो उसे धीरे धीरे क्रियाकलाप होना चाहिए। और आंतरिक स्वरूप से, जैसे बच्चों को कोई भी काम होता है खुद को अपनी बातों को, जैसे रुचि होता है, रुचि क्या है, आंतरिक चीज है। जब तक उसको अपने मन की बातों को प्रेरित नहीं होगा तो वो भाषा को नहीं, कोई भी भाषा को नहीं समझे अधिगम के रूप में। अधिगम ये कहता है कि जब तक उनकी अधिगम के स्वरूप को आदान प्रदान नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे भाषा। तो भाषा सीखने के लिए भी एक दूसरे का अति आवश्यक होता है, ये चीज को भी ध्यान रखना है। बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़कर सिखाना चाहिए। जैसे अनौपचारिक शिक्षा हो गई, जैसे समाज में आपको सीखी जाती है, समाज में है, परिवार में है, जो बच्चों को व्यवहार सिखाई जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा को जोड़ करके बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे हमारी प्राथमिक कक्षा में बच्चों को बेहतर अनुयायी मिल सकता है। कक्ष में गुणवत्ता पूर्वक सीखना चाहिए। देखिए जो बच्चों का कक्षा और कक्ष यानी विद्यालय और विद्यालय के बाहर दोनों तरह की गुणवत्ता, वहां का परिवेश कैसा है, विद्यालय का वातावरण क्या है, उन सभी समुदाय जो विद्यालय हमारा प्राथमिक होता है वो हमारे समाजों से जुड़ा हुआ रहता है। और समाज की जो हित में बच्चों को विद्यालय में बच्चों अपनी अपनी भाषा रखते हैं। जैसे मातृभाषा ले लीजिए, मातृभाषा के साथ बच्चे कई तरह के अपने व्यक्तिगत भिन्नता की बात रखती है और उनके द्वारा भाषा को भी सीखा जाता है, उनके एक आधार बना दी जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है, अंधेरा हो गया पूरा, अच्छा चलो अब देखिए यहाँ की बात करेंगे हम लोग। यहाँ क्या कहते हैं, देखिए अगला पॉइंट, बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं। देखिए ये बात करता है बच्चे पर्यावरण के विषय में संवैधानिक एवं औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरफ से कार्य करते हैं। देखिए जब बच्चे को हम विद्यालय ले जाते हैं या घर पे रहते हैं तो दोनों तरह के, घर में जाते हैं तो उसे अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, जब विद्यालय जाते हैं तो उसे औपचारिक शिक्षा, तो दोनों तरह की शिक्षा बच्चों को मिलती है। घर में जाते तो उसे मातृभाषा के द्वारा बहुत सारे व्यवहारिक संस्कृति सिखाई जाती है, और जब विद्यालय में जाते हैं तो उसे औपचारिक द्वारा जो एक नियमबद्ध होता है, बच्चों के एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को अपने सार्थक और क्रमबद्ध रूप से एक लचीला होना चाहिए, जैसे बच्चों को सीखने में बेहतर आसान से आसान तरीका से उसे सीख सकता है। ये बात आपको कहता है। देखिए कहता है बच्चे से कई प्रकार की क्रिया है ना, क्रिया पूछी जाती है, जो बच्चों से ये कराते कैसे वो काम कैसे कर रहा है, उसके व्यक्तिगत क्या है, उन क्रिया तक पहुंचने का भी कोशिश करता है। पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम क्या है, आज का क्या है, पेड़ पौधे के बारे में है क्या, आज का क्या है, आज है पशुओं के बारे में चर्चा करें, उन सभी समुदाय की चर्चा उन बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के बीच अवधारणात्मक होना चाहिए, जैसे बच्चों को वहां की जो पेड़ पौधा है उनकी समुदाय है उन व्यक्तिगत रूप से उसे जानकारी मिलना चाहिए। जब तक उसे जानकारी नहीं मिलेंगे तो क्या उनके संसाधन बन पाएगा, नहीं, उनका संसाधन नहीं बन पाएगा। तो उन सभी समुदाय को बेहतर बनाने के लिए आपका सुचारू रूप से होना चाहिए। यही कहता है कि पर्यावरण वह संसाधन है जिनके द्वारा बच्चों को प्राकृतिक घटनाएं हैं तो उन सभी से अवगत कराना चाहिए, जैसे बच्चे का पेड़ पौधा, जीव जंतु, हर तरह की बातों को समझाना चाहिए जिससे हमारे यह बाहरी जीवन से भी जुड़ा हुआ चीजें। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। देखिए अगली बात हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट है। देखिए इस तरह के बालक दैनिक क्रियाकलापों के अनुसार बच्चों को अवधारणात्मक करना चाहिए। देखिए जो बच्चों को दैनिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं,
जो उनकी एक मातृ उनके गतिविधि होना चाहिए। जब बच्चों के एक गतिविधि के साथ में जब जोड़ देते हैं तो उनका एक एक्टिविटी बन जाता है, बच्चे सीखने लगता है और इनका दैनिक गतिविधि के द्वारा उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी जीवन में भी जोड़ के सिखाना चाहिए। अब ये सारी बात आप समझ गए। चलिए अगला पॉइंट है, पर्यावरण में 5 से 7 वर्ष के बच्चे को क्या जानते हैं। देखिए 5 से 7 वर्ष, जैसे कोई बालक 5 से 7 वर्ष में पर्यावरण में क्या क्या सीखता है। देखिए 5 से 7 वर्ष की आयु के बालक अच्छी तरह सोचने और समझने तथा तर्क करने की शक्ति पूरी तरह से कमी पाई जाती है। जैसे किसी तरह की घटना, जैसे कोई तरह की घटना घट गया, उसी तरह के अचानक कोई बात बोल दीजिएगा, कोई अचानक बात बोलिएगा तो बच्चा क्या होगा, डर जाएंगे, है ना, हतोत्साहित हो जाए, क्योंकि बोलने में असमर्थ हो जाता है, उसकी मानसिक उतना तीव्रता की प्रभावित नहीं हो पाता, जिस कारण से वो बच्चे बोलने में हतोत्साहित हो जाता है, बोलने में घबराहट हो जाए, डर हो जाते हैं। इस तरह की बातें बच्चों में होने लगता है। आपको इस उम्र में बच्चों में मानसिकता उतना तीव्र गति से समझ में नहीं आता, असमर्थ हो जाती है। देखिए वहीं पे पॉइंट पे देखिए, वहां पे अगला पॉइंट यही बात कहा गया, बच्चों में मानसिक शक्ति का कमी हो जाती है। ये बात अभी जस्ट हम बताएं आपको, मानसिक शक्ति कमी हो जाती है, क्योंकि देखिए जब कोई घटना घटता है तो उसे अगर आपको पूछ दीजिएगा कि वो यहाँ पे कुछ घटना घट गया है, क्या रास्ता में कोई कैसे गया, तो बच्चे से जब पूछे डर जाएंगे। तो इस तरह की अगर बातें होती हैं तो बच्चे में इस तरह की गुणवत्ता में व्यक्तिगत में बोलने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता दबाव हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, नहीं बोल पाता, चिल्लाते हैं, ऐसा गुण होता है। इस आयु में बालक पर्यावरण की विभिन्न घटनाएं, जैसे हो गया वर्षा, भूकंप, बाढ़, तूफान, ये है ना, इन अन्य तरह की परिवर्तन जब होता है, इन तरह के बातों को जानने बच्चे असमर्थ हो जाता है, नहीं बोल पाते हैं, ये बात होता है। ये था हमें 5 से 7 वर्ष के बालक के बच्चे के बीच। अब देखिए जैसे ये बालक 8 से, जैसे पर्यावरण के विषय में कहा गया कि जो बालक 8 से 14 वर्ष, यानी 8 से 14 वर्ष के बच्चे का समझ क्या होगा। देखिए 8 से 14 वर्ष के बच्चे की विभेदीकरण हो जाता है, वर्गीकरण हो जाती है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर वस्तु के पास रख देंगे तो वो समझ जाइए बाढ़ क्या होती है, वर्षा क्या होती है, मैंने कुछ न वो हर तरह की बातों को समझने की चेष्टा है, उनकी मानसिकता में आपको धीरे धीरे तीव्रता होने लगती है, समझ आने लगती है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी विकसित हो जाती है। बच्चे का पेड़ पौधे की जानकारी जैसे बाल अवस्था में दी जाती है, उन सभी की जानकारी बच्चों को अपने मानसिकता के छवि में पहचानने लगता है। ये बात यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए अगला है एनसीएफ या पर्यावरण 2005 में, जो एनसीएफ के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। ये क्या कहता है, पर्यावरण को सामाजिक और व्यवहारिक भाषाओं में जोड़ते हैं। सही बात है, हम लोग व्यवहारिक और भाषा में जोड़ के पढ़ाते हैं। पर्यावरण एक संसाधन है, जो संसाधन जैसे आपको यात्रा होगी, आपको जैसे आवास है, ये सब क्या आपका संसाधन, जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रेवल करते हैं, हमारा क्या है, संसाधन है, यह एक संसाधन है आपको। पर्यावरण खोजपूर्ण अधिगम होता है, क्योंकि पर्यावरण किस पर आधारित होता है, खोज पर आधारित होता है। चलिए इतनी बात आप समझ गए। देखिए अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को वास्तविक ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए और सिखाना चाहिए। वास्तविक माने क्या है, यानी इसकी मातृभाषा। इन सभी समुदायों को बच्चों को जोड़ेंगे तब बच्चा सीख पाएगा कि हमारा समुदाय कैसा होगा, हम इस चीज को सीख कैसे पाएंगे। इन सारे जानकारी बच्चों में होना चाहिए आपका, ये बात होता है। बच्चों को व्यक्तिगत एवं गुणवत्तापूर्वक सिखाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से और गुणवत्तापूर्वक, क्योंकि अगर बालक में गुणवत्तापूर्वक सीखें तब जाकर विकास हो। क्योंकि देखिए अगर जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंट का विकास होता है, वो बच्चे में अपने आप बेहतर गुणवत्ता होने लगती है। ये भी एक अधिगम का स्वरूप कहता है। देखिए अगला पॉइंट आपको समझ जाइए, बच्चों में अपनी व्यवहारिकता के अनुसार बच्चों में मातृभाषा से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ते हैं हम लोग, मातृभाषा से जोड़ देते हैं। चलिए यहां तक की बात समझिए, आगे पॉइंट समझिए। देखिए आगे कहता है बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब पर्यावरण के आसपास का जो सूचना होता है, जैसे वहां का जीव जंतु में, जैसे हमारे आस पड़ोस का क्या है, हमारे विद्यालय क्या है, हमारे सामाजिकता क्या है, उन सभी से बच्चों को एकत्रित किया जाता है। इनसे वो सीखने के प्रति लगाव ज्यादा लाएंगे और रुचि आएंगे आपको। देखिए अगला कहता है बच्चों को प्राकृतिक और अवलोकित करने का अवसर और सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जैसे कुछ नेचुरल चीज होता है, उन सभी पे बच्चों को उसके बारे में जानकारी और इसके प्रति बच्चों को सक्रिय और उनसे अवलोकन करवाना चाहिए कि ये जैसे किसी वस्तु, जैसे पेड़ पौधा लगाना, कोई जीव जंतु के बारे में या कोई ट्रैवल के बारे में, उन सभी समुदाय के बारे में हमें पर्यावरण ये बात बच्चों से कहता, उपदेश करने के लिए और समझाने की कोशिश भी करता है। ये बात को ध्यान रखना है। बच्चों को कक्षागत बाहरी कार्यों से जोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों किताबी ज्ञान के साथ साथ में उसे बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए।
बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। जैसे किसी बच्चों को हम लोग कार्य करते हैं, जैसे घर का कुछ काम होते हैं, कुछ बाड़ी काम होता है, उनसे भी बच्चों से सीखने के प्रेरित होता है कि हमें एक दूसरे से क्या क्या हमें प्रेरित होने का मौका मिलता है। यह उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार से सीखने में मदद करती है, जिससे बच्चा जैसे जैसे उनको आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से अधिगम की ओर वो सीखते जाएंगे। देखिए आगे की बात कहा गया, कहानी के लिए प्रेरित करना बच्चों को। ठीक है, कहानी के द्वारा बच्चा सीखता है। तो कहानी जैसे मान के चलिए किसी द जंगल बुक के बारे में बता रहे हैं, या कभी जो है ना बोगली के बारे में बता रहे हैं, छोटी छोटी कहानी बच्चों को बता रहे हैं, कभी आप बाघ के बारे में बता रहे हैं, कभी आपको हाथी के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे छोटे छोटे कहानी बच्चों को आप जब सिखाते हैं तो बच्चे इससे क्या होता है, इससे ज्यादा रुचियां लेने लगते हैं और सीखने भी लगते हैं आपको। बच्चों की रचनात्मक को सीखने के लिए, रचनात्मक माने क्या, जोर जोर कर, जो सीखने के लिए है ना कला एवं शिल्प जैसी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बच्चे चित्र के माध्यम से हो या डायग्राम के माध्यम से हो, किसी न किसी तरह से वो सीखने का प्रयत्न करेगा। आपको देखते हैं कि जब विद्यालय में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वहां पर देखिए बहुत सारा डायग्राम बना दिया जाता है। डायग्राम इसलिए बना दिया जाता है कि चित्र, जैसे बच्चा को चित्र को देखकर या पेंटिंग को देखकर बच्चा ज्यादा आकर्षित होंगे और उसके प्रति बच्चों को रुचि ज्यादा आएंगे। कभी महापुरुष के बारे में हो गया, कभी अच्छे उसका साफ सफाई वातावरण होना चाहिए, उन सभी समुदाय को बच्चा सीखने का प्रयत्न करता है। देखिए उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे चित्रकला, पौधा, रंग बिरंगे कार्यों के लिए अवलोकन करना। इससे क्या होता है, बच्चा जैसे खेल सामग्री के माध्यम से हो चाहे उसका चित्रकला के माध्यम से हो, लेकिन बच्चा उसमें सीखने के प्रति रुचि ज्यादा रखता है। बच्चों को स्वयं को और है ना अंकुलित करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, दिया जाए, तथा पौधे जानवर या वर्गीकृत करने का एक मौका दिया जाता है। तो बच्चों में जैसे पेड़ पौधा, इन सारे समुदाय का ज्ञान बच्चों में देना चाहिए। देखिए अगली बात कहता है, बच्चे को पर्यावरण के बारे में जागरूकता और जिस जिम्मेदारी नागरिक बनाने में मदद करने के लिए एक रूपरेखा तैयार प्रदान करता है। तो अगर किसी बच्चों को हम रूपरेखा तैयार करते हैं या बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं, उनका एक संसाधन बन जाता है। तो हमें एक जीवन के उद्देश्य और मूल संसाधन भी बनते हैं जो बच्चों को जागरूकता करना चाहिए। चलिए एनसीएफ का एक उद्देश्य था। चलिए अगला आता है सामूहिक संसाधन। देखिए सामूहिक संसाधन का मतलब हो गया, जैसे डॉक्टर है, किसान है, सफाई कर्मी है, विद्यालय, सभी का सामूहिक रूप से कार्य होता है। तो ये सारे बात बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अगर हम साफ सफाई रखें तो ये तरह हर तरह की, जैसे किसानों का है तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, विद्यालय भी है पर्यावरण से, किसानी लोग क्या करता है, खेत में काम करता है, डॉक्टर का एक समुदाय होता है, उनमें कई तरह के संसाधन होता है। जैसे बच्चों को पौधे के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देने के लिए तो पेड़ों को मित्र बनाना और उन्हें स्वयं जल खाद देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये बात कहा जाता है, क्यों बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये कहना चाहिए पेड़ भी हमारा एक मित्र है, और उनसे जोड़ के प्राथमिक कक्षा की बातों को भी समझाना चाहिए कि देखो पेड़ लगाने से हमारे हर तरह के वातावरण को प्रभावित करता है, जिससे हमें अपने जीवन में कई तरह के प्रभावित को ये आपको नियंत्रण भी करने का कोशिश करता है। देखिए अगली बात, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा संबंधित जल, पौधा एवं स्वयं अन्य चीजों को के बारे में प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए आगे की पॉइंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के प्रति बच्चे को उनके स्तर को संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि हम बच्चों को जब संवेदनशील बनाएंगे तो उसका गुणवत्ता भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक समुदाय एक अच्छे तरीका से हो जाती है। बच्चे को अवलोकन करने एवं प्रश्न करने के लिए मौका देना चाहिए। तो अवलोकन, जैसे बच्चा जब कोई प्रश्न करता है तो उनसे आप डिस्कस करता है बच्चे, और ये अवलोकन क्या हमने उसे जो बताया उनको संसाधन अच्छा मिला कि नहीं, ये सारे समुदाय बच्चों में बताई जाती है। कुछ चीजों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत किया जा सकता है। जैसे बच्चे से हम बातचीत करेंगे तो उनसे भी प्रेरित होता है और बच्चा भी इसे अवलोकन करता है और संप्रदान भी होता है। देखिए कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधन सामग्री को और इसके आयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा का संसाधन मिलेगा उनको हम प्रेरित करते जाएंगे। देखिए आगे की बात कर रहा है कि बच्चों की रचनात्मक रूप से भरपूर मौका मिलना चाहिए। जैसे जोर जोर बच्चा सीखेंगे, किसी भी चीजों को अच्छे गुणवत्ता देने के लिए बातचीत करना चाहिए। अगर उसके अच्छा वातावरण रहेगा तो बच्चा अच्छे से बातचीत करेंगे आपको। अब देखिए आगे की बात है, ध्यान दीजिएगा। कक्षा की बातचीत में बच्चों के अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग अपने कक्षा में जैसे 10-5 बच्चे होता है
तो उनमें एक समूह होता है, उनमें बच्चे क्या करता है, बातचीत करेंगे तो उनका एक संसाधन भी बन जाता है जिससे बच्चा सीखने में और बेहतर होगा। वही बात करता है। देखिए इसके बाद उन्हें ऐसी क्रियाकलाप दें जिनसे जिनसे वे स्वयं करके सीखें। स्वयं के करके मतलब क्या, अधिगम भी क्या करता है, अपने आप से सीखे, बिना भार का अधिगम करता है, जो सीखने का एक आधार बनना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की मदद या सहयोग करने का अवसर भी मिलना चाहिए, तब बच्चों में अवसर भी मिलता है और बच्चे सहयोग भी करता है। सहयोग करना चाहिए आपको। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की मानचित्र दिशा को अवलोकित किया जाता है जिससे बच्चा सीख जाता है। तो देखिए मानचित्र इसलिए कि हमारा जो भारत के, जैसे मान के चलिए भारत के नक्शे के बारे में बताते हैं, तो भारत का जो ये जो है, कभी हिमालय की बात है, कभी नदियां की बात है, हर तरह की बातों बच्चों को सिखाना चाहिए। जो हमारा मानचित्र क्या, हमारा दिशा क्या है, दिशा के बारे में भी अवलोकन कराना चाहिए बच्चों को। ये प्राथमिक कक्षा में कही जाती है। अब देखिए खेलों से बच्चे कैसे सीखता है, प्राथमिक कक्षा में कहा जाता है। देखिए खेल सबसे पहले क्या होता है कि दोनों चीज विकास होता है बच्चों में। देखिएगा शारीरिक और मानसिक, ये दोनों चीज विकास होता है, क्योंकि बच्चों का एक खेल एक सामुदायिक गुण होता है जो एक पर्यावरण के एक संसाधन के द्वारा बच्चों में ये बात कही जाती है। देखिए जीवन हेतु नियम बनाना, जैसे बच्चे का ये बात करता है, खेल का सहयोग करना, पक्ष नहीं, सहानुभूति होना चाहिए, कानून है ना, कानून का शासन होना चाहिए, ये सारा गुण सिखाए जाते हैं खेल के बारे में। देखिए फूलों का अवलोकन और वर्गीकरण का जागरूकता, जैसे हो गया कई प्रकार के पेड़ है, पंखुड़ी होता है या पत्ती, पौधे, रंग, उनकी ऋतुयां, इन सभी संसाधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों में कहा जाता है, देखिए पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए, पर्यावरण के परिवार या संरचना या तापमान या स्थान या गांव परिवर्तन पर बातचीत करना चाहिए जिससे बच्चों में सीखता है। मिलकर सीखने के लिए आदत होना, जैसे पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान है, इन सभी संसाधन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। इस मध्यमान भोजन क्या होता है, ये सारा माध्यमिक स्तर की बातों बच्चों को सिखाई जाती है। देखिए आगे की पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कक्षा में प्रदर्शन करने हेतु विभिन्न समुदाय का अवलोकन किया जाता है। देखिए कक्षा में, जैसे विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाई जाती है तो एक ही नहीं, कई तरह के संसाधन होता है, उसमें बच्चों को विभिन्न रूप से सिखाने का एक उद्देश्य, यानी उनका अवलोकन किया जाएगा, ये बात कहता है। ये सारा उद्देश्य था आपको एक समुदाय के रूप में। अब देखिए एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को रटन प्रणाली से दूर किया जाए। ये भी एनसीएफ कहता है कि बच्चों को कभी रटाइए नहीं, उसे अवधारणात्मक बनाइए, यानी समझ आधारित होना चाहिए, उसे हर हमेशा समझ आधारित होना चाहिए। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से संसाधन के रूप में जोड़ना चाहिए। संसाधन जैसे हो गया किताबी ज्ञान के साथ साथ में बाहरी जीवन भी जोड़िए, उसका कुछ वास्तविक दुनिया होता है उनके साथ बच्चों को देखिए, जिससे बच्चा का विकास किस प्रकार हो रहा है आपका। बच्चों की कई क्रियाकलाप होती है, जैसे हो गया खेल सामग्री ले लीजिए, उसका पाठ्यक्रम है, बच्चे पठन के साथ साथ उसे खेल का भी प्रयोग सिखाना चाहिए, जैसे उसे अपने अधिगम की अनुभव होगी। और ये एनसीएफ भी कहता है बच्चों किताबी के साथ साथ उसे खेल सामग्री के साथ साथ उसे स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए उस पर। चलिए यहां तक की बात अब समझिए। चलिए कुछ कुछ पॉइंट है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कह रहा है कि बच्चों की कई क्रियाकलाप होती है, यहाँ पे है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों किस प्रकार से उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर का उद्देश्य हो, प्राथमिक स्तर के वास्तविक ज्ञान के साथ होगा, आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पढ़ रहा है, पर्यावरण का उद्देश्य की रचनात्मक कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो यह दिखाई देती है। तो बच्चों के सिर्फ जाने और पहचानने वाले सवाल को कर सकते हैं कि बच्चे अवधारणा के बीच कई नई कड़ियां को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, तो सही क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एनसीएफ से कुछ बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कहेगा कि एनसीएफ 2005 शिक्षक एक सुविधादाता होता है और ये रचनावादी होता है। देखिए वहीं पे एक चीज और समझना है, देखिए आगे की बात देखिए, प्रमुख सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ का था, एनसीएफ का मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कभी भी आपको देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त कराना चाहिए, बच्चों को कभी रटने की प्रक्रिया, उसे समझ आधारित पढ़ाना चाहिए, नहीं कि उसे बच्चों को रटा दीजिए तो बच्चा सीखेंगे इसका आधार कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। पाठ्यक्रम का केंद्रित न रहना चाहिए बच्चों का, यानी ये केंद्रित न होकर बच्चों के पाठशाला जो लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए तब बच्चा सीखेंगे। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपेक्षाकृत होना चाहिए इसका आसान तरीका से सिखाना चाहिए। देखिए अगला कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति
आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार होना चाहिए। जो बच्चे में अगर मूलभूत रूप से कमी है, जैसे कोई बच्चा गरीब है या कोई संसार, उनको एक उद्देश्य देना चाहिए और बच्चों को सिखाना भी चाहिए। चलिए आगे की पॉइंट हम लोग समझेंगे। अब यहाँ की बात समझे कि एनसीएफ में देखिए यहाँ पे क्या क्या उद्देश्य होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शैक्षणिक भूमिका का एक महत्वपूर्ण होता है, जिससे कहते हैं हम लोग सूत्रधार भी होता है। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, इसको जानेंगे हम लोग। शिक्षक का सूत्रधार क्या होता है, ये एनसीएफ के द्वारा कहा जाता है। शिक्षक की भूमिका अधिगम के एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे स्वयं अपने वास्तविक क्षमता का एहसास करके सीखे और ज्ञान का अर्थ बना सके। तो बच्चों में जब शिक्षक को जो उसे अधिगम की ओर ले जाते तो अपने ज्ञानों को संसाधन बनाता है और उनको सीखने का प्रयास करता है। एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषण करता है। अन्वेषण माने बच्चों को खोज करने की बात बताती है, ये बात याद रखना है। और सूत्रधार सहानुभूति और इत्यादि के रूप में कार्य करता है। बच्चे को स्वयं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चा सीखने में और आसान बना सकता है। देखिए एक पॉइंट और हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक पर्यावरण में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछेगा वहां से, पर्यावरण एकीकृत बारे में। एकीकृत ये आपको महत्वपूर्ण पूछता है। एकीकृत पर्यावरण एकीकृत में जो एक एकीकृत में देखिए क्या क्या चीज आ जाएंगे। देखो जो पहला अगर कहा जाए तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कक्षा एक और दो में अगर जब बच्चों का एक पर्यावरण एकीकृत के बारे में जब पढ़ाइएगा उसे ये रहता है कि भाषा और गणित के माध्यम से बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे। अब इस चैप्टर में आपको इसमें जो आपको यहां तक की बात को समझा रहे हैं, और इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि बच्चों को वहां पे कक्षा 3 से और 5 तक के बच्चों में पर्यावरण सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इनके साथ में जोड़ा जाता है। तो ये पर्यावरण के पाठ्यक्रम का जो एकीकृत होता है उनमें कहा गया था कि एकीकृत समुदाय के द्वारा जो हमें पर्यावरण में कक्षा जो यहाँ पे होता है, कक्षा 1 और 2 के जो बच्चों को जब पढ़ाई जाती है पर्यावरण, तो भाषा और गणित के माध्यम, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चों को पर्यावरण के बारे में नहीं, 3 से कक्षा प्रारंभ होती है। वहीं पर 3 कक्षा में कहा 3 से 5वीं कक्षा में जो उसे सिखाई जाती है, याद रखिए उसमें एक बात है ना, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये एकीकृत उपागम की बात होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सीटेट के लिए रामबाण है, आपको इसको जरूर पढ़ना है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज हमने अधिगम के सिद्धांत के बारे में पूरी चर्चा कर दी आपको। तो इनकी होगा धीरे धीरे, आपको पहले हम थ्योरी करवा देते, इसके बाद में क्वेश्चन पूरा करवा देंगे आपको। तो आज आप लोग के लिए जो सीडीपी का ईवीएस का सेकेंड चैप्टर का आपको पेडागोजी का पूरा आपको कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से सक्सेस पॉइंट से जुड़ते रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर में लेकर आएंगे।